वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स माफिया। आज जो हम चैप्टर किडनैप करने जा रहे हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 का। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर का बिल्कुल एक बेसिक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को। पहले हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली किस चीज पर ये बेस्ड है, सारा चैप्टर किस पे बेस्ड है। ये हमारा चैप्टर टोटली बेस्ड है चैप्टर नंबर 8 पर, और चैप्टर नंबर 8 के भी बड़े छोटे से पार्ट पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और वो टेबल जो स्टैंडर्ड एंगल की टेबल हम लोगों ने बनाई थी उस पर पूरा ये बेस्ड होगा। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और ये कैसे काम करेगा। देखो इस चैप्टर में क्या होगा, हमेशा एक ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर हम लोगों ने ले लिया, एक ऑब्जर्वर हमेशा एक ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर है तो किस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहा होगा। सपोज करो हमने एक बिल्डिंग यहां पे ले ली जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब देख रहा है, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखेंगे, ऑब्जर्वर की आंखों से हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये ऐसा मैथ्स में माना गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एसएसटी में, आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ एक्सिस वगैरह होते हैं तो वो दिखते नहीं है पर होते हैं। सी है किस चीज को स्टडी करने के लिए। तो ऐसे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल हमारी आंखों से जा रहा होता है, और ये हमेशा ग्राउंड के क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। ये क्या होता है, हमेशा ग्राउंड के पैरेलल। बात याद रखना, बहुत काम की बात है। ग्राउंड के हमेशा क्या होता है, पैरेलल। दूसरी बात, ये हमारा बिल्डिंग का टॉप था और ये हमारा बिल्डिंग का बॉटम। ठीक है, ऑब्जर्वर जब इसके टॉप को देखेगा तो ऐसा माना गया है कि एक लाइन वहां से भी जाती है और उस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ साइट। क्या नाम होता है, लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट होते हुए और लाइन ऑफ साइट तक एक एंगल बनता है। हमेशा एंगल कहां से स्टार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से, और खत्म कहां होता है, लाइन ऑफ साइट पर। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका सही है, ये जो एंगल हमारे साथ बना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट करना, नीचे से ऊपर जाना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जर्वर जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात क्लियर हो गई। दो एंगल समझाएंगे, उनके बेसिस पर हम आगे काम करेंगे, तो केवल अभी समझते रहिए, कोई ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, कहां से स्टार्ट होगा एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और कहां पर एंड होगा, लाइन ऑफ साइट पर। ऐसे ही सपोज करो ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि ऑब्जर्वर नीचे खड़ा था और नीचे से ऊपर की तरफ वो देख रहा था। सपोज करो ये ग्राउंड हमने ले लिया, ग्राउंड तो होगा ही होगा क्योंकि हमें ऑब्जर्विंग मटेरियल वगैरह सब क्रिएट करना है। यहां पर हमने एक बिल्डिंग ले ली, यहां पर क्या ले लिया हमने, एक बिल्डिंग। ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, पॉइंट P। ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग पर बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग पर बैठा है तो एक बात हमने बताई थी, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्रॉस करेगी, ऑब्जर्वर की आंखों से एक लाइन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद सपोज करो वहां पर बैठकर और ये पॉइंट P को देख रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो इसका नाम क्या होगा, लाइन ऑफ साइट। और देखो यहां से हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइट तक एक एंगल बनेगा, ऐसे, इस तरह से। इसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या नाम होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे कोई चीज देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए एक बात सुनना, सीधी यार सपोज करो एंगल एक्स है, होने को तो ये एंगल नीचे ही बन के एक्स आएगा। क्यों आएगा, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होने की वजह से। बट क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है वो टोटली हमारा एक डायग्राम पे बेस्ड चैप्टर है। अगर हमारा डायग्राम ठीक है तो बोर्ड में हम मार्क्स लेने के हकदार हैं। अगर हमारा डायग्राम गलत है तो बोर्ड में मार्क्स लेने के हकदार नहीं है। सीधी सी बात है, हक की लड़ाई है भाई, चलते आ रहे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक और बात, बेसिक एक बात बता देता हूं जो हमारे बड़े काम आती है, जो हमारे चैप्टर में काफी सारी कंफ्यूजन को
दूर भी करती है। क्या? देखो, ये हमारा ग्राउंड था, ग्राउंड से हमने ये बिल्डिंग खड़ी कर ली। यहां पर बड़ा आसान हो गया ना बिल्डिंग खड़ी करना। यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा था इस तरह से, ये ऑब्जर्वर यहां से इसके टॉप को ऐसे देखता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर टॉप को देखेगा तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी जरूर जाएगा, एचएल लिख लेते हैं इसको, तो यहां पे ठीक है, और सीधी यूज करेंगे। तो यहां पर एक एंगल बनेगा, मान लो एंगल एक्स मान लेते हैं। ये ऑब्जर्वर वॉक करता हुआ बिल्डिंग की तरफ आगे जाता है, तो एक एंगल बनेगा ऊपर देखने के लिए। यहां पर एंगल वाई होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना, यहां पर जो एंगल वाई है वो बड़ा होगा एंगल एक्स से। मेरा कहने का मतलब ये, जितना भी हम बिल्डिंग के ऑब्जर्विंग मटेरियल के पास जाएंगे उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। मूवीज देखने सब लोग जाते हैं ना, सिनेमा देखने आराम से, वहां पे क्या होता है भाई, पीछे वाली सीट दियो, ज्यादा मत सोचना, ये मत सोचना मूवी कौन सी देखने थे, वहां पर मांगते हैं पीछे वाली सीट दियो। यार पीछे वाली सीट लेने का रीजन है मैथमेटिकल, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा नहीं होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा ये गर्दन उतनी उठा के देखनी पड़ेगी, है ना। तो जितना हम पास जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। पता पड़े पहली सीट पे बैठ के मूवी देख रहे हो और ऐसे बिल्कुल करके घर आए तो पता पड़े सर्वाइकल की परेशानी हो गई, है ना। तो पीछे की सीट मांगेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन सही होगा और बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे आराम से, ये होता है, ठीक है। अब हमने दो तरह के एंगल पढ़ लिए और देखते हैं कि इनका काम हमारे इस चैप्टर में किस तरह से है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। A circus artist is climb a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, उसके ऊपर एक पोल खड़ा हुआ है, पोल ए बी, पोल के लेने हमने ए बी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, वो कह रहा है कोई भी सर्कस का आर्टिस्ट है वो इस पोल तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? उसने यहां से टॉप से एक रोप को बांधा और ग्राउंड तक ले आया, बिल्कुल कस के बांध दिया ऐसे करके, बिल्कुल सीधी टाइटली स्ट्रेच्ड, ताकि वो गिर ना जाए, ठीक है। तो यहां से देखो ये क्या है, ए बी इज अ पोल, ए बी एक पोल है, कोमा ए सी इज अ रोप, भाई रोप तो ऐसी होगा ना, सर्कस का आर्टिस्ट तो टेढ़ा ही भागेगा, और ये दे रखा है भाई 20 मीटर की रोप दे रखी है, ए सी इज अ रोप लिख दिया, सॉरी रोप आएगा यहाँ पर। दो चीजें देखी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रही है, यार दिख रहा है ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रही है, टेढ़ी कितनी है, यहां खड़ी हो रही है, द एंगल इज 30 डिग्री गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मतलब हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल नजर आ रहा है, एंगल भी 90 होगा, भाई पोल खड़ा है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा ना। अब सर्कस आर्टिस्ट से थोड़ा पंगे लोगे, उससे पोल टेढ़ा कर दिया, भाई ऐसे ना करना, ठीक है। हमें निकालनी है टू फाइंड, अगर हम देखें यहां पर निकालना है हमें ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा। चले आगे, चलो बात करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी। अभी आपको क्वेश्चन धीरे धीरे से समझ में आने लगेंगे कि हमें इसमें किस तरह से करना है। अब याद करते हैं, अपनी कुर्बानी याद मत कर लेना भाई, याद करते हैं कर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस्टेंट कॉट सेक कॉसेक, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल थी एक, सही है ना, बना लेना, काम आएगी बार बार। देखो हम एक ऐसा रेशियो लेते हैं, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं जिसमें एक चीज पता हो और एक पता करनी हो। जैसे देखो इसमें मैं बताता हूं, ये हाइपोटेनियस होगा क्योंकि 30 डिग्री का एंगल पता है, तो इसे ही मैं बेस लेता हूं क्योंकि जहां पर एंगल बनता है वही बेस होता है। तो ये P वैसे भी P था बेचारा, परपेंडिकुलर ही बचा, ठीक है। अच्छा देखिए हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले लो, P बाय H का रेशियो ले लें। थोड़ा साइन कॉस्टेंट में ज्यादा हम चलते हैं, चीजें जल्दी याद रहती हैं। तो हमें पता है कि P बाय H क्या होता है, साइन थीटा, याद है ना ये चीज, चैप्टर नंबर 8। P परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, AB,
हाइपोटेनियस 20, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। हाँ जी, अब बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ए बी अपॉन में 30, साइन 30 की वैल्यू होती है गाइस 1/2, क्या होती है 1/2, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2 और ये आ गया आपका आंसर 15 मीटर। तो रोप के पोल की लेंथ क्या हो गई 15 मीटर। यही तो आपको आंसर निकालना था। तो मैं आपको दोबारा एक बार एक बात बताना चाहूंगा, रेशो किस तरह से चूज करना है। एक लेंथ पता हो और एक लेंथ निकालनी हो, दो बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 15 हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। गाइस ध्यान रखना इस चैप्टर में क्या, अगर आपका डायग्राम सही बन गया ना तो आप जंग जीत लोगे, माफिया की लड़ाई आप जीत जाओगे अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, अच्छा क्वेश्चन है काफी, एंड ब्रेक ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। क्वेश्चन देखना सुनो, कोई भी हमने यहां पर क्या ले लिया, एक ग्राउंड ले लिया, ग्राउंड ले लिया। ग्राउंड पे हमने क्या करा, यहां पर एक ट्री है हमारे पास, ठीक है। ट्री क्या हुआ, हवा आई और ट्री टूट गया। ये ऊपर हमने डॉटेड लाइन बना दिया इसमें, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ट्री टूट के गिरा बेचारा नीचे, ऊपर का जो टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो टॉप है ना ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 30 एंगल आएगा कि कुछ और नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। The distance between the foot of the tree and the top of the tree where the touches the ground is 8 मीटर। मतलब कि फुट होगा ये पॉइंट ए और यहां से लेके यहां तक, जहां तक ये टच कर रहा है यहां से यहां तक ये 8 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है कि फुट से लेके जहां तक वो टच कर रहा है वहां से वहां तक 8 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सुनो। ए बी सी डी ये लिख दिया हमने। जो हमारा ट्री है बच्चे वो ए बी प्लस बी सी है, ध्यान रखना। ए बी तो ये था, बी डी था पहले, बी डी टूट के क्या बन गया बी सी। ध्यान से देखो, बी डी टूट के क्या बन गया बी सी। तो ट्री है हमारा ए बी प्लस बी सी और यही हमें निकालना है, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो टू फाइंड भी यही है और ट्री भी यही है। क्वेश्चन क्लियर होगा कि ए बी प्लस बी सी क्यों निकालना है, क्योंकि ट्री पूरा हाइट ऑफ द ट्री, तो पूरा ही ट्री है, ठीक है। तो बस अब हमें देखी जाए तो इसमें क्या क्या निकालना है। बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस ये होगा क्योंकि ट्री हमेशा सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पर और ये आपको परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों निकालने हैं और दोनों को निकालने के बाद हमें ऐड भी करना है, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं, चलो। वो टेबल में यहां पर एक बार बना लेता हूं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, और ये सोना चांदी तोले, ये भी याद होगा। ये टेबल आप लोगों को रटी होनी चाहिए भैया। एक ये टेबल, एक स्टैंडर्ड एंगल की टेबल, जो भी मैंने जैसे sin 30 की वैल्यू बताई थी ऐसे आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको सारी वैल्यूज याद रहेंगी जो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। तो पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, मर्जी है आपकी जो भी निकालना चाहें। मान लो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल एबीसी की, इन ट्राइंगल एबीसी अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, ए बी अपॉन में ए सी किसके इक्वल होगा 10, 30 डिग्री के इक्वल होगा। ए बी कितना है नहीं पता, निकालना है। ए सी है 8 और 10 30 होता है 1 अपॉन में √3। तो ए बी कितना आ गया गाइस आपका 8 अपॉन में √3 आ गया। अच्छा आगे बात करते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस भी निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं, पाइथागोरस लगा लो या फिर रेशो। अब रेशो आसान लगने लगेगा धीरे धीरे, तो रेशो ही लगाते हैं। तो एक पी बाय एस का रेशो लगा लेते हैं यहां से। अगर तो बात करते हैं ट्राइंगल एबीसी, यहां पर हमें एक रेशो देखते हैं कि बेस और इसको ले लिया हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशो होता है गाइस आपका cos 30, क्योंकि एंगल हम 30 डिग्री लेंगे बेस के हिसाब से। बेस हमारा गिवन है 8 और x हमें निकालना है, cos 30 की वैल्यू होती है गाइस √3/2, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी 16 अपॉन में √3, ठीक है, 16 अपॉन में √3। अब हम बात करते हैं यहां से हाइट ऑफ द ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है हाइट। तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस में 16 अपॉन में √3, ये आ गया आपका 24 अपॉन में √3। और गाइस रेशनलाइज करना मत भूलना, अगर आपका डिनोमिनेटर में क्या आता है
रूट आता है। ये आपका कट गया 8√3 मीटर आपके ट्री की हाइट आ गई। ठीक है, तो ये था आपका हाइट ऑफ द ट्री निकालना। तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों चीजें निकालने की जरूरत पड़ी है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना, कहीं दिक्कत आए तो आप जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें आकर अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको काफी सारी नई चीजें हमारी वीडियोस में देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरह से हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करते हैं, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आकर। थर्ड क्वेश्चन, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park। इस तरह के डायग्राम्स हमने पार्क में तो बहुत जरूर देखे हैं। ये था हमारा पार्क, पूरा पार्क का ग्राउंड ले लेते हैं। उसने क्या करा भाई, दो तरह के, बिलो द एज ऑफ द 5 years she prefer have to slide whose top is at the height of the 1.5 at angle of 30 degree। मतलब देखो बिलो 5 years वालों के लिए वो बात कर रहा है, बिलो 5 years वालों के लिए उसने एक स्लाइड लगाई है जिसकी हाइट है 1.5 और वो एंगल बनाती है 30 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से। एंड आगे देखते हैं, whereas for the elder children she wants to steep slide at a height of 3 meter inclined at 60 degree। बड़े बच्चों के लिए बड़ी, यहां से उसने लगा दी 3 मीटर की स्लाइड which inclines at the 60 degree। ठीक है, वो पूछ रहा है आगे जाकर what should be the length of the slide in each case। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, दोनों स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। अगर हम यहां से देखें, इस एंगल को PQR नाम दे देते हैं और इस एंगल को ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से PQ and AB आर 2 स्लाइड्स। तो ये वो स्लाइड्स हैं जो कि बच्चों के लिए लगाई गई हैं। ठीक है, झूला झूलने के लिए, आराम से गिरना नहीं है, खाली झूलना है। उसके बाद हमें इसमें क्या निकालना है, निकालना भी यही है 2 फाइंड की। अगर बात करें PQ और AB की लेंथ, PQ निकालना है कितना होगा और AB कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं किसी भी एक ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल को उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल को लेते हैं। PQR ट्रायंगल में देखिए गाइस, बेस और परपेंडिकुलर का एक रेशो दिख रहा है, सॉरी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का एक रेशो दिख रहा है, मतलब साइन का रेशो आपको दिख रहा है। क्योंकि हाइपोटेनियस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता है। तो मतलब बार बार रेशो को मैं किस हिसाब से देख रहा हूं, देखिए एक रेशो में एक कोई भी क्वांटिटी नोन हो और एक क्वांटिटी टू फाइंड हो कि हमें निकालनी हो। तो हम यहां से देखते हैं, परपेंडिकुलर की बात करते हैं, QR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का रेशो अपॉन में QP किसके इक्वल होगा गाइस, साइन 30। QR कितना है 1.5 और QP हमें निकालना है, साइन 30 होता है 1/2। तो यहां से QP आ गया 1.5 into 2 और QP की गाइस वैल्यू आ गई 3 मीटर। ये आपका पहला आंसर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, लेट मी चेक। सेम वही सिस्टम है यार, क्या P अपॉन में H निकालना है ना, यहां से ये निकालना है। तो AB P यहां से P अपॉन में H अभी पढ़ा था कितना होता है, साइन, यहां से 60 डिग्री लेंगे क्योंकि बेस का एंगल 60 डिग्री क्यों है। BC 3 AB साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। ये वैल्यूज आपको भी याद रहेंगी आसानी से, कुछ वैल्यूज नहीं, ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्रॉस करोगे 6 अपॉन में √3, अरे यार नीचे क्या आ गया, रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, 6 √3 अपॉन में 3 और ये आ गया आपका 2√3 मीटर। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड होगी वो हमारी 3 मीटर की होगी और जो बड़े बच्चों की स्लाइड होगी वो आपकी कितनी होगी, 2√3 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपको 2 स्लाइड्स हैं और दोनों स्लाइड्स की अलग अलग लेंथ निकालनी है। गाइस याद रखना इसमें बेटा, जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डायग्राम में गलती तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डायग्राम ही सही नहीं है तो पता नहीं फिर क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है, तो इसलिए बचाव करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। देखो, the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the point on the ground। गाइस वही ग्राउंड तो लेना ही लेना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे वर्ड्स यूज होने लगे, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है और यहाँ पर हमने बना लिया एक टावर, टावर का नाम ले लिया AB। जो चीज हम लेते रहेंगे उसे लेते रहेंगे। AB is a tower, AB is a
टावर, सी नाम दे दिया। सी इज पॉइंट ऑन ग्राउंड, सी इज पॉइंट ऑन ग्राउंड। तो दो बातें हैं। अब देखो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, पर उसने एक पॉइंट ग्राउंड में ही दे दिया, ग्राउंड में पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल लेवल भी ग्राउंड के साथ ही चला जाएगा, तो यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां से जब वो इसके टॉप को देखता है, तो ये टॉप को देखता है तो उसे एंगल मिलता है कितना, 30 डिग्री। और ये वाला जो पॉइंट है ये इसके फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर अवे है। टावर के फुट से 30 मीटर दूरी से हम देख रहे हैं ऐसे, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लाइन ऑफ साइट भी जानी जरूरी है, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड में ही विलीन हो चुका है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, अगर हम 2 फाइंड की बात करें, हमें निकालना है AB की लेंथ, हाइट ऑफ द टावर पूछा है हमसे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं आराम से। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमें पता है, तो क्या होगा, AB अपॉन में BC इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैं बार बार आपको 90 डिग्री नहीं दिखा रहा, क्यों, कोई भी चीज अगर वर्टिकली स्ट्रेट करती है तो हमेशा कितने डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी लग पाएगी। AB, BC कितना है 30, tan 30 होगा गाइस 1 अपॉन में √3, तो AB निकालना है, क्या होगा 30 अपॉन में √3। ये रेशनलाइज हुए बिना नहीं मानेगा, गुस्सा हो जाएगा, पर हमें तो आता है ना बनाना, tan √3। भाई तू जैसे राजी वैसे ही हम राजी, tan √3। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। A kite flying at a height of 60 मीटर above the ground। गाइस बार बार हमें इसके डायग्राम को बड़े ध्यान से बनाना है। एक काइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड है ना, पतंग का मौसम आया है, तो काइट है तो 60 मीटर अबव, मतलब ऐसे बिल्कुल हाइट तो सीधी नापी जाती है ना भाई। अच्छा, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज कंप्लीटली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहां से जो इसकी स्ट्रिंग है ना, उसको खींच के और ग्राउंड से बांध दिया है ना, रात को सो गए बांध के, सुबह तक पतंग उड़ती रही। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वर्ड क्या है इसमें, इंक्लिनेशन होता है इंक्लाइंड करना, मतलब किसी को कितना टेढ़ा खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि वो 60 डिग्री के एंगल पर खड़ा है। लो जी, यहाँ पर जो हमने उसको जैसे बांधे ना, ऐसे करके देखते हैं भाई किसी की पतंग हमसे ना टकरा जाए, बचना भी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो, यहाँ पर कुछ एक वर्ड यूज है, नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब जैसे टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी झोल नहीं है बीच में, ऐसे घूम के नहीं है, बिल्कुल सीधी है स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे करके जा रही है स्ट्रिंग, ऐसे नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है। और हमें उसकी क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या लेंथ है इसमें स्ट्रिंग की, AB, सीधी सी बात है। यहां पर लिख देते हैं AB इज अ स्ट्रिंग, AB इज अ स्ट्रिंग, AC इज अ हाइट ऑफ काइट, AC उस काइट की हाइट है, ठीक है गाइस। चलें आगे देखते हैं, आसान है यार। 60 भाई दिख रहा है, ये H, ये B और ये P/H, ये तो पीछे हो गया हमारा, तो साइन पीछे लग गया भाई। P/H का रेशो, मतलब अगर हम देखें इन ट्राइंगल ABC, क्या होगा, AC अपॉन में AB किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री। AC कितना है, AC हमारा 60 और AB को निकालना है तो ऐसे ही रख लेते हैं, साइन 60 होता है √3/2। वैल्यूज आप भी याद कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 अपॉन में √3। नहीं मानेगा, लो नहीं मानेगा तो लो वही कर देते हैं। बेटा रेशनलाइज करना कोई मत भूलना, रेशनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेशनलाइज करके ही हमारा जो आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचेगा, तो याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, हाइट आ चुकी है, ठीक है। तो आज के हम चैप्टर को यहीं पर अभी ब्रेक देते हैं। जो हमारा वीडियो का अगला पार्ट होगा उसमें पार्ट 2, उसमें हम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 वी विल ट्रैवल। तो गाइस आपको चैनल से पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफी सारे आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।